अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है मुकीत मोहब्बत, मुसन्निफ़ा हैं फ़हमीदा फ़रीद ख़ान। किस्त नंबर 7। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर महपारा ने हवेली आने से इनकार कर दिया और बच्ची को लेकर वालिदैन के घर चली गई। सब ने ये सोचकर उसे जाने दिया कि गुस्सा ठंडा होगा तो वापस आ जाएगी। शाह ख़ानदान वाले हवेली की शादी में कोई हंगामा नहीं चाहते थे। मोहसिन शाह को इल्म हुआ तो उसने सीमा शाह को ले जाने पर वावेला मचा दिया। मैं तो पहले ही कहता था कि बाहर से पढ़ने वाली लड़कियां घर बसाने के काबिल नहीं होती। चली गई ना अपना घर छोड़कर। वो गुस्से से फूं फूं कर रहा था। सब ने उसे अफसोस से देखा। तहनीत भी तो बाहर से पड़ी है, बल्कि उसकी तो सारी ज़िंदगी वहीं गुजरी है। वो भी तो बस रही है। शाह बेगम ने उसे लताड़ा। खैर, महापारा की डिग्री भाभी की डिग्री से ज़्यादा भारी है। अनजाने में वो महापारा की काबिलियत का एतराफ़ कर गया। हालांकि जब माँ ने जॉब या कोई कारोबार करने की बात की थी तो उसने फ़ौरन उसे ताना मारकर खामोश करवा दिया था। वकालत की डिग्री कौन सी हल्की होती है, बाहर तो इसको आला तरीन डिग्री समझा जाता है। हशाम ज़रा बड़ा हो जाए तो तहनीत प्रैक्टिस भी करेंगी। हसन शाह ने तहनीत बेगम का दिफा किया। खैर जो भी है, मेरी जूती को भी परवाह नहीं, मगर वो मेरी बेटी को क्यों लेकर गई है साथ। इतनी छोटी बच्ची माँ के बगैर कैसे रहेगी। शाह बेगम को तैश आया। चे खूब, ये अच्छा कार्ड है कि छोटे बच्चे माँ के बगैर नहीं रह सकते, चाहे माँ को अपने ही चोचलों से फुर्सत ना मिलती हो। सीमा पहले कितना वक्त माँ के पास रहती थी। उसके लहजे में इस्तेहज़ा दर आया तो सबने निगाहें चुरा लीं कि बहरहाल वो सच कह रहा था। उसकी आया को हर महीने भारी भरकम तनख्वाह देता हूँ मैं। रात को भी वो आया के पास होती है, बाकी वक्त वो दादा दादी ताया ताई और फूफो के पास होती है। ऐसा आता है तो वो सारे बच्चों को अपने साथ लगाए फिरता है। बाकी कौन सा वक्त बचा माँ के पास जाने का। और आप बात करती हैं माँ की ज़रूरत की। बेटा, ये तसल्ली तो होती है ना कि माँ इर्द गिर्द ही है। मेरी बात मानकर उसे वापस ले आओ इस बार, आइंदा कुछ नहीं कहूँगी। शाह बेगम ने लजाजत से कहा तो वो उन्हें देखने लगा। हसन शाह की शादी वाले वाक़या ने मोहसिन शाह और घर वालों के दरमियान वसी खलीज हायल कर दी। उसने सोचा माँ की मानकर उनका दिल साफ़ करने का सौदा महंगा नहीं है। ठीक है, आपकी खातिर चला जाता हूँ, लेकिन अगर वो ना आई तो फिर मैं कभी भी उसे लेने नहीं जाऊँगा। सब ने उसके इतना भी मान लेने पर सुकून का सांस लिया। उसे बैठक में बैठे हुए 20 मिनट से ज़्यादा वक्त हो चुका था, मगर अभी तक सिवाय मुलाजमीन के किसी की शक्ल दिखाई नहीं दी थी। वो अपनी ससुराल शाज़ो नादिर ही आता था और अक्सर बैठक से वापस हो जाता था। इस बार फ़र्क यह पड़ा था कि सब घरवाले जो उसके आगे पीछे फिरते थे, आज बाजमात गायब थे। वो जो मुफाहमत का सोचकर आया था, अब गुस्से से खोल रहा था। इतने में सकीना सफदर को उठाए तेज़ी से अंदर आई। अरे मोहसिन, तुम कब आए भैया? मुझे तो अभी मुलाजमा ने बताया कि तुम आए हो। घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। उसने 3 माह के गुल गोथने से सफदर को गोद में लेते हुए मुख्तसिर जवाब दिया। आपा महपारा से बोलें तैयार हो जाए। सकीना चोर नज़रों से दरवाजे की तरफ देखकर कुछ कहते कहते हिचकिचा गई। इसी असना में दरवाज़ा धाड़ से खुला और महपारा आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुई। क्यों आए हो तुम यहाँ? मोहसिन शाह गुस्से से उसे देख कर रह गया। शाह बेगम ने उसे पता नहीं कौन कौन से वास्ते डाल डालकर बोलने से मना करके भेजा था। सकीना परेशानी से दोनों के तेवर देखकर घर वालों को बताने भागी। मैं तुम्हें लेने आया हूँ महापारा। उसने सफदर को सोफे पर लिटा दिया और खुद उसके सामने आ खड़ा हुआ। चेहरे की सुर्खी से कतई नज़र उसका लहजा हमवार था। अब क्या रिश्ता रह गया हमारे दरमियान जो मुझे लेने आए हो? चले जाओ यहाँ से और भूल जाओ कोई महापारा भी थी। मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना। वो चीख रही थी। सब अफ्ताओं खैज़ा बैठक में दाखिल हुए। जलाल करमानी ने बिलाखिर अपना जोड़ तोड़ मुकम्मल कर लिया था। उनका अब मोहसिन शाह से कोई मुफाद वाबस्ता नहीं था, लिहाजा उन्होंने सामने आना ज़रूरी ना समझा और बाजी दिलावर करमानी के हाथ में दे दी। तुम अभी और इसी वक्त हमारे घर से निकल जाओ मोहसिन शाह। मेरी बहन तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। यह हमारा ज़ाती मामला है दिलावर करमानी साहब, आप बीच में मत आए तो बेहतर रहेगा। बड़ी जल्दी ध्यान आया कि यह तुम्हारा ज़ाती मामला है। सारी हवेली के सामने मारपीट करते वक्त अकल घास चरने चली गई थी क्या? मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता दिलावर, बेहतर है तुम अपना रास्ता नापो। मेरे घर खड़े होकर तुम मुझे ही ऐसा कह रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, चलते फिरते नजर आओ। दिलावर करमानी हकारत से चुटकी बजाकर जाने का इशारा देते हुए बोला, मगर वो अकड़ गया। मैं अपनी बीवी और बेटी को लिए बगैर नहीं जाऊँगा। मोहसिन शाह, तुम्हें किसने कहा कि मैं इतनी मार खाने के बाद तुम्हारे साथ जाऊँगी? मौत के मुँह से वापस आई हूँ मैं, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और अब फिर से जाकर आपके साथ घर बसाऊँ?
सोचना भी मत ऐसा। महापारा हद दर्जा मुतनफ़्फ़र थी। ठीक है, तुम रहो यहीं, जब अकल ठिकाने आ जाए तो आ जाना, मगर मेरी बेटी मुझे दे दो। इतनी कड़वी बातें सुनकर उसने भी सारा लिहाज बालाए ताक रख दिया। हाँ हाँ, ले जाओ अपनी बेटी और जान छोड़ो मेरी। वो दोनों हाथ जोड़कर पेशानी तक ले गई, फिर मुलाजमा को पुकार कर सीमा को लाने का कहा। ये लो, और आइंदा कभी इधर कदम मत रखना, वरना तुम्हारी बहन का घर भी बसा नहीं रहेगा। सीमा शाह को उसे थमाकर वो तेज तेज कदमों से बैठक से निकल गई। मोहसिन शाह तो क्या, सकीना और दिलावर करमानी भी हक्का बक्का रह गए। मोहसिन शाह वापस आया तो गुस्से से खोल रहा था। किसी को उससे कुछ पूछने की हिम्मत ही ना हुई। सीमा शाह को अपनी वालिदा की गोद में पटक कर वो अपने कमरे में घुस गया और थोड़ी देर बाद तैयार होकर हवेली से निकल गया। शाह बीबी मोहसिन इतने गुस्से में क्यों था? तहनीत हरासा सी अंदर आई। पता नहीं, अल्लाह खैर करे, बेटी को तो ले आया है मगर एक लफ्ज़ नहीं फूटा मुँह से। जाने क्या करके आया है, वरना सकीना को ही फ़ोन कर लेती। शाह बेगम की तशवीश पर वो भी गोमगो में पड़ गई। हालांकि पहले वो भी सकीना से पूछने का सोच रही थी। इतने में फ़ोन की घंटी बजने लगी तो तहनीत ने फ़ौरन लपक कर फ़ोन उठा लिया। दूसरी जानिब सकीना थी। वो जूं जूं बताती गई उसकी रंगत मुतगैर होती चली गई। रिसीवर क्रेडल पर डालते ही वो बेदम हो गई। तहनीत सीमा शाह को अच्छी तरह संभाल रही थी। जिन दिनों खदीजा की शादी के हंगामे शुरू हुए, महापारा अचानक रूपोश हो गई। दोनों घराने गहरे सदमे की लपेट में आ गए। जैसे तैसे खदीजा की रुखसती अमल में लाई गई। करमानी ख़ानदान मेहमानों की तरह शरीक हुआ, ताहम कमाल मेहरबानी से सकीना को माइयों से पहले भेज दिया गया। मोहसिन शाह को महापारा की गुमशुदगी से रत्ती भर फ़र्क ना पड़ा था और उसने सीमा शाह की परवरिश की आड़ लेकर सबीन शाह से शादी कर ली। हालांकि तहनीत शाह अपने बेटे के साथ उसकी देखभाल बखूबी कर रही थी, मगर महापारा के अमल ने मोहसिन शाह के अंदर शदीद अखाड़ पछाड़ की थी। 2 साल तक महापारा की कोई खबर ना मिली। फिर उसके भाइयों ने किसी तरह उसका सुराग लगा लिया। वो बरतानिया चली गई थी। शुरू में ये बात सिर्फ उसके माँ बाप और भाइयों के इल्म में थी। आहिस्ता आहिस्ता सबको खबर हो गई। सीमा शाह बड़ी हुई तो उसने सबीन को ही अपनी माँ के रूप में देखा। 8वीं के बाद उसको हशाम शाह वगैरह की देखा देखी बरतानिया से ओ लेवल्स करने का जुनून चढ़ा। उसके इस शौक़ को हवा देने में उसके मामू पेश पेश थे। बकौल उसके, अगर हशाम और शहराम अपने मामूओं के पास जा सकते हैं तो मेरे मामू भी मुझे बाहर भेज सकते हैं। उसके बयान पे काफ़ी लेदे हुई, मगर जीत दिलावर करमानी की हुई, जिसने ये शाह बेगम के सामने तोजीह पेश की कि सीमा शाह उनकी होने वाली बहू है और यावर करमानी को पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद हैं। उसने चालाकी ये की कि यह बात उस वक्त कही जब मोहसिन शाह मौजूद नहीं था। शाह बेगम ये सोचकर खामोश हो रही कि उन लोगों की आपस में बातचीत हो चुकी होगी, तभी दिलावर ऐसा कह रहा है। वैसे भी उनके लिए पोते और नवासे एक बराबर थे। दूसरे दिलावर करमानी के दोनों बेटे अपनी माँ का परतू थे, बेहद हलीम तबा और मुनकसिर मिजाज। इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते पर चंदा एतराज़ नहीं किया और यूँ सीमा शाह आसानी से बाहर चली गई। जब उसकी रिहाइश का मामला उठा तो दिलावर करमानी ने उस पर महापारा के घर रुकने की शर्त आयद कर दी। ये तो बाद में इल्म हुआ कि ये सारा चक्कर महापारा का चलाया हुआ था और उसके भाइयों ने महज अपने गलत फैसलों का तावान भरा था। दिलावर करमानी ने सीमा शाह और दावर दोनों को उनकी निस्बत का बता दिया और इस रिश्ते पर वो दोनों खुश थे। बाहर जाकर सीमा शाह को अपनी हकीकी माँ के बारे में पता चला और यहीं से वो महापारा की ब्रेन वॉशिंग की वजह से तब्दील होती चली गई। ए लेवल्स के बाद जब वो वापस आई तो मुकम्मल तौर पर एक बदली हुई सीमा शाह थी, मगर एक चीज़ वो कभी नहीं भूल सकी और वो था दावर से उसका रिश्ता। महापारा इतने बरसों में बल खाई नागिन बन चुकी थी। उसने इतने साल खामोश रहकर इसलिए नहीं गुजारे थे कि वो अपने मुजरिमों को यूं ही छोड़ देती। उसने बदले की ख्वाहिश में सब कुछ आग में झोंक दिया, हत्ता कि अपनी बेटी भी। अजान की आवाज़ सुनाई दी तो जर्री गुल चौंक कर हाल में वापस आई और कंबल टांगों से हटाते हुए बोली, ए लो, इतना वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। चलो नमाज पढ़कर ज़रा झपकी ले लूँ तो उठकर खदीजा और उसकी बहन के लिए नाश्ता बनवाऊंगी। 8 बजे का वक्त है ना विज़िट का। शाल ओढ़ते हुए उन्होंने इस्तफसार किया तो ऐना ने सर हिला दिया। वो वज़ू करने वॉशरूम में चली गई तो ऐना ने तख्त से उतरकर कंबल तय किए, तख्त पोश की शिकनें निकाली और सब ताम झाम उठाकर अपने कमरे में चली गई। आ गई आप? आइए आइए, तशरीफ़ लाइए, हो गई सुबह आपकी। तानिया ने अपनी धुन में दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा तो हमदानी के भड़कीले अल्फाज ने उसका इस्तकबाल किया। वो कदरे खफीफ सी हो गई। वैसे तो आपके मैनर्स भी अल्लाह माशा अल्लाह हैं। क्या आप हर जगह को अपनी जागीर समझ लेती हैं मिस तानिया शाह, या मुझ मस्कीन पर ही कोई ख़ास इनायत है आपकी? कोई दस्तक होती है, कोई इजाज़त होती है। वो भिगो भिगो कर लगा रहा था। तानिया वहीं चुपकी हो रही। वो फितरतन नाजुक मिजाज और तुनक मिजाज थी। उसने कहाँ सख्त रवैयों का मिजाज चखा था। हमदानी के बजाय कोई और होता तो वह ज़मीन आसमान एक कर देती,
मगर पहली पहली फिल्म की खातिर उसने ये कड़वा घूंट भर लिया। ताहम उसने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर जाते ही वो हमदानी को जूते की नोक पर रखेगी। हमदानी की आवाज़ उसे जहरीली सोचों से खींच लाई। अब कुछ बोलोगी भी कि मुंह में गुनगुनियाँ डालकर बैठी रहोगी। ओह सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम तो खड़ी हो। आखिर में उसका लहजा तमस्खराना हो गया। देखो, मैं इतनी बातें सुनने की आदी नहीं हूँ, तो ना सुनो, जाओ और घर बैठकर कंबल ओढ़ के कॉफ़ी के मज़े उड़ाओ। इतने दिन हो गए कमबख्त एक सीन मुकम्मल नहीं हो पा रहा। बाकी शूटिंग अभी पीछे है क्योंकि आप जनाबा के लिए सुबह के वक्त उठना मुश्किल होता है। जो सच है वही बताया था। यकीन करना है तो कर लो, नहीं तो भाड़ में जाओ। वो भी तुनक गई मगर हमदानी उसे किसी खातिर में ना लाया। लो जी, नहीं सुनो, भाड़ में भी मैं ही जाऊं। और बीबी, मुझे एक ही बार बता दो, किस देश की महारानी हो तुम? कल भी मैंने हाथ पांव जोड़े थे, खुदारा सूरज निकलने से पहले आ जाना, ताकि फिर 6 बजे से पहले इस सीन की शूटिंग कर लें, वरना ये काम लटका ही रहेगा। मगर मेरी सुनता कौन है? कहने को पहली फिल्म है और नखरे सुपर स्टार्स वाले। खातून, पहले उग तो लो, एटीट्यूड दिखाने में अभी बहुत वक्त पड़ा है। हमदानी बोलने पर आया तो एक सांस में बोलता चला गया। किसने कहा कि मैं नखरे कर रही हूँ? सबको पता है कि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। अभी भी सिर्फ तुम्हारी वजह से मामा की तफ्तीश भुगत कर आ रही हूँ। मुझे पता होता आगे भी पेशी पड़नी है तो कभी ना आती। इस वक्त आने से बेहतर था तुम वाकई ना आती। सारा स्टाफ इतने दिन से तुम्हारी वजह से बेआराम हो रहा है और तुम्हारे मिजाज नहीं मिलते। ऐसे काम नहीं चलेगा तानिया शाह। अगर संजीदगी से काम करना है तो बदलो अपने आप को, वरना घर बैठो, समझी? उसने उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ डाला। और कितना बदलूं? 12 बजे से पहले ना जागने वाली 8 बजे उठकर बैठ गई। और क्या चाहते हो तुम? वो कुर्सी घसीटकर बैठ गई कि टांगों में मजीद खड़े रहने की सक्कत नहीं थी। गुस्से से बैग शीशे की मेज़ पर पटक दिया। आहिस्ता बीबी, आहिस्ता, क्रैक पड़ जाएगा, मैंने ज़ाती कमाई से ख़रीदा है। वो इस बार उसे महज घूर कर रह गई। तुम अपने घर वालों से साफ साफ बात क्यों नहीं कर लेती? कल को शूटिंग के लिए अब्रॉड जाना होगा, तब क्या बताओगी उन्हें? हमदानी इस बार कदरे संजीदगी से बोला। कुछ ना कुछ कर लूँगी मैं, तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। तानिया की बर्दाश्त की हद बस यहीं तक थी। मुझे क्या ज़रूरत है फ़िक्रमंद होने की? मेरा बाप कौन सा मुझ पर बेजा पाबंदियाँ लगाता है? और रहे भाई, उनको मैंने ऐसा करने की जुर्रत ही नहीं दी। ये साफ तानिया पर तंज था। वो बुरी तरह जुलबुला गई। अगर तुम लड़की होते तो फिर मैं तुमसे पूछती। आप ही को ही देख लो, कितनी कॉन्फिडेंट और खुद मुख्तार हैं, मगर वो भी पापा से पूछे बगैर एक कदम नहीं उठाती। मेरा नहीं ख्याल कि सीमा शाह किसी से डिक्टेशन लेती होंगी। मुझे तो ये भी उनका कोई ढकोसला ही लगता है। हमदानी पर आज साफ गोई का दौरा पड़ा हुआ था। तानिया पहलू बदल कर रह गई। इस वक्त मजीद कुछ बोलना अपनी शामत बुलवाने के मतरादफ था। बहरहाल, आज रात तुम यहीं रुक रही हो। सहरी के वक्त सीन की शूटिंग शुरू होगी। उसके बाद मेरी तरफ से तुम कहीं भी जाने को आज़ाद होगी। हमदानी ने किस्सा को ताह किया। क्या क्या कहा तुमने? वो चीखी। वही जो तुम सुन चुकी हो, और ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हो गया ये रोज़ रोज़ का तमाशा। वो नाक तक बेजार हो चुका था। मगर ये कैसे हो सकता है? बाबा जान मुझे घर से निकाल देंगे। तानिया सही मानों में सरासीमा हुई। इस फील्ड में रहना है तो नाम निहाद पाबंदियों का चोला उतार कर फेंकना होगा, वरना ये बेल मुंडे नहीं चढ़ेगी। माइंड इट, सती सावित्री लड़कियों की इस फील्ड में कोई जगह नहीं। लेकिन मैं लेट नाइट घर से बाहर नहीं रह सकती क्योंकि बाबा सब पर नज़र रखते हैं। मैंने फिल्म में काम करने से मुतल्लिक घर के किसी बंदे को अभी तक नहीं बताया हुआ। ऐसी सूरत में रिक्स लेना, नो वे। वो सर नफ़ी में हिलाते रुहासी होकर बोलती चली गई। ये तुम्हारा अपना दर्द सर है, मेरा क्या है? मैं किसी और को हीरोइन ले लूँगा। तुम घर बैठकर अपने बाबा जान का हुक्म मानती रहना। हमदानी ने उसे हरी झंडी दिखाई। तानिया उसके खींचे गए नक्शा के तस्वुर से झरझरी लेकर रह गई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारा यही वतीरा रहा तो ये भी एक दिन होकर रहेगा। ये इतने बड़े बैनर की फ़िल्म है कि सारी टॉप क्लास हीरोइंस इस पर नज़रें जमाए बैठी थी। मेरी सारी शराइत वो हंसकर मान जाती अगर मेरा दिमाग ख़राब ना होता। पता नहीं क्यों मैं साद की बातों में आ गया था। हमदानी स्क्रिप्ट के सफ़ात फ़ाइल में लगाते हुए लताल्लुकी से बोलता जा रहा था और तानिया का दिल डूबता जा रहा था। वो कुछ कहने की पोजीशन में नहीं रही थी। अच्छी तरह सोचकर मुझे बता दो, आज का दिन है तुम्हारे पास, इसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे अपने फाइनेंसर्स को भी मुतमईन करना है। फ़ाइल उठाकर वो फूले मुँह से कमरे से बाहर चला गया। तानिया ठुस अंदाज में वहीं बैठी की बैठी रह गई। दूर तक सरसब्ज़ो शादाब खेतों पर लहलहाती फसलें देखकर जहाँ निगाह को तरावट मिल रही थी, वहीं किसानों की मेहनत ठिकाने लगने का वक्त आन पहुंचा था। लेकिन अपना खून पसीना एक करने वाले मेहनत कश खुश नहीं थे।
وہ خوش ہوتے بھی تو کیسے، ان کی محنت کا معاوضہ کسی اور کی جیبیں بھرنے والا تھا۔ اس بار سید محسن شاہ نے اصفر شاہ کو اپنی جگہ بھیجا تھا تو اس کی وجہ ان کی شہر میں الٹی سیدھی مصروفیات تھیں، ورنہ اس سے پہلے فصل تیار ہونے کے موقع پر وہ بنفس نفیس موجود ہوتے تھے۔ فصلوں کے معاوضے سے زیادہ وہ شکار کے شوقین تھے، پھر وہ شکار چاہے ممنوعہ جانوروں کا ہوتا یا حسن کا۔ اصفر شاہ شہر کی رنگینیوں کو چھوڑ کر گاؤں کے اس پسماندہ ماحول میں نہیں آنا چاہتا تھا، مگر اب خوش تھا۔ یہاں اس کے مزاج کے مطابق ہر شے موجود تھی، حاکمیت کے احساس سے لے کر حسن کی فراوانی تک۔ وہ ہر راہ چلتی لڑکی پر نگاہیں جما لیتا تھا۔ آخر منشی کے ٹہوکے ہی اسے ہوش میں لاتے تھے۔ منشی اس کے باپ کی جوانی سے اس کے ساتھ تھا اور اس کو خوب سمجھتا تھا۔ اب وہ اصفر شاہ کو دیکھتے ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ شباب و شراب کے معاملے میں اپنے باپ کے مقابلے میں سوا سیر ثابت ہونے والا تھا۔ اینا، اے اینا! زریں گل کی پکار پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے موبائل پر وقت دیکھا تو صرف 2 گھنٹے کی نیند لے سکی تھی۔ آ رہی ہوں دادی جان۔ ان کی تشفی کروا کر وہ واش روم میں گھس گئی، منہ پہ پانی کے چھپاکے مار کر۔ جی دادی جان، خیریت ہے نا؟ آپ نے صبح صبح جگا دیا مجھے۔ سحری وقت تو سوئی تھی آپ کے سامنے۔ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ شدید بیزاریت کا شکار ہو رہی تھی۔ ہے میں تو سوئی بھی نہیں، یہ وقت بھی اللہ اللہ کر کے گزارا۔ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی تھی تو مجھے جگا دیتی دادی جان۔ طبیعت ٹھیک تھی میری تو کیوں جگاتی بھلا؟ یہ تو ناشتہ بھجوانے کی پریشانی سے نیند اڑ گئی تھی۔ لیں دادی جان، آپ آرام سے سو جاتی نا، میں نے آپ کو بتایا جو تھا کہ میں خود اسپتال ناشتہ لے جاؤں گی۔ میں نے الارم لگایا ہوا تھا اور شہاب کے نمبر پہ میسج بھی کر دیا تھا کہ سریا سے کہہ کر ناشتہ بنوا دے۔ آپ جانتی تو ہیں اس کو کوئی میسج کرے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اینا ان کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ ہاں یہ تو مجھے خبر تھی، مگر میرا بوڑھا دماغ ہے، اب ضروری کام بھی بھول جاتی ہوں اکثر۔ میری آنکھ لگنے ہی والی تھی کہ خدیجہ کی بات یاد آ گئی۔ بیچاری نے کال کر کے اتنی لجاجت سے کہا تھا کہ شانی ابھی چھوٹی ہے، اگر اس کی ماں صفائیاں دھلائیاں ہی کر لے تو بہت ہے، اس لیے بنیامین صاحب اور جہاں زیب کے لیے بھی ناشتہ آپ ہی بنوائیے گا۔ مجھے نہ سریا کو بتانا یاد نہ تمہیں، بس پھر مجھ سے سویا ہی نہیں گیا۔ اینا کو زریں گل کی داستان سن کر ہنسی آ گئی۔ توبہ دادی جان، اب مجھے میسج کر دیتی اور خود آرام فرماتی۔ اس نے شرارت سے انہیں چھیڑا، وہ جانتی تھی کہ دادی جان کو برقی پیغامات سے کتنی چڑ تھی۔ ہٹاؤ بھی، مار جنے کیا ٹھک ٹھک لگائے رکھتے ہو تم لوگ، 2 پیسے کی کال ہی کر لیا کرو۔ میری پیاری دادی جان، کال 2 پیسے کی نہیں ہوتی بلکہ اچھی خاصی مہنگی ہوتی ہے۔ جتنی بھی مہنگی ہو، تم نے کون سا جیب سے خرچہ نکالنا ہوتا ہے، میں تو کہتی ہوں۔ وہ آگے بھی کچھ کہنے جا رہی تھی کہ شہاب کے دخل در معقولات پر اسے گھورنے لگی، جس پر وہ گڑبڑا کر جلدی جلدی بول پڑا۔ وہ دادی جان، باہر زیب بھائی آئے ہیں۔ ہائے شہاب، جڑے کب عقل آئے گی تجھے، بچے کو باہر کیوں کھڑا کر دیا ہے؟ دادی جان، ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، میں نے بیٹھک میں بٹھا دیا ہے جی۔ شہاب نے تھوڑا جھجک کر کہا تو زریں گل دیکھنے اٹھ گئی کہ اس وقت کون سے ڈاکٹر صاحب وارد ہو گئے۔ اینا بے نیازی سے کندھے اچکا کر ناشتہ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں زریں گل بولتی ہوئی واپس کھانے کی میز پر آ بیٹھی۔ اس شہاب کے تو سب کام نرالے ہیں، اپنے ہی بچوں کو ڈرائنگ روم کی راہ دکھا دی۔ آؤ بچوں اندر آ جاؤ، تم لوگوں کا اپنا گھر ہے۔ اینا نے حیران ہو کر دیکھا کہ زیب بھائی کے ساتھ کون گھر کا بندہ ہے۔ زرگام کو آتا دیکھ کر وہ حیرت سے پلکیں جھپکنا بھی بھول گئی۔ آداب، آپ قصوروار نہیں ہیں، لوگ مجھے دیکھ کر یوں ہی میسمرائز ہو جاتے ہیں۔ توبہ، کس قدر خوش فہم ہے یہ شخص۔ اینا منہ بنا کر اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ شروع کرو بیٹا، زریں گل بیچ بیچ جا رہی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ناشتہ تو کر لو۔ ہر خبر پر نظر کے مصداق اینا کو بھی رگڑ لیا۔ میں نے ناشتہ کر لیا ہے دادی جان، اب سریا سے کہیں ٹفن بنا دے، میں یونیورسٹی جاتے ہوئے اسپتال میں دے جاؤں گی۔ بیٹھ جاؤ اور جوس کا گلاس پورا ختم کرو۔ جہاں زیب ناشتہ آنے تک میری بات سن لو بیٹا۔ زریں گل لاؤنج کی طرف گئیں تو جہاں زیب یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے لپکا، جی دادی جان، جو آپ کا حکم۔ اینا نے سوئے اتفاق میدان صاف دیکھ کر زرگام سے آج 2 ہاتھ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ ہر جگہ میرا پیچھا کرتے ہوئے کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اچھا، وہ بے اختیار گڑبڑایا۔ تو پھر کیسا ہے؟ پہلے میری کافی چوری کر کے پی لی، پھر اس دن بک فیئر میں بھی میرے پیچھے آ گئے تھے آپ، اور جو بک مجھے چاہیے تھی وہی لے کر ہی ٹلے، جبکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں ایک ڈاکٹر کا اس قسم کی کتابوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اور آپ کو بخوبی علم تھا کہ اس کی ایک ہی کاپی بچی ہے۔ وہ جو اس کی غصے سے سرخ ہوتی ناک کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، مسکراہٹ دبا کر قصدن حیرت کا مظاہرہ کر کے اسے مزید بولنے پر اکسانے لگا۔ ارے آپ اس دن کی وجہ سے مجھ پر یہ الزام لگا رہی ہیں کہ میں آپ کو فالو کرتا ہوں؟
तो اور کیا، اب آپ یقیناً میرے پیچھے پیچھے ہسپتال بھی جائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں پیمز جا رہی ہوں۔ اینا نے کمر پر دونوں ہاتھ ٹکا کر استفسار کیا۔ جی ہسپتال جانا تو بہت ضروری ہے میرے لیے، اب آپ کو وجہ کیا بتاؤں؟ زرگام کی مسکراہٹ بے قابو ہو رہی تھی۔ شاید اینا نہیں جانتی تھی کہ زرگام پیمز میں ہی کنسلٹنسی ایڈوائزر تھا۔ تو کوئی بات نہیں، وجہ میں دے دیتی ہوں نا آپ کو۔ اینا تیزی سے آگے بڑھی اور اس سے پہلے کہ زرگام کچھ سمجھ پاتا، اینا کی ہیل نے اس کے پیر کا انگوٹھا بری طرح مسل ڈالا۔ ایک بلند و بالا چیخ بلند ہوئی اور ساتھ ہی جہاں زیب اور دادی کی کیا ہوا کی صدائیں بھی۔ وہ اب ایک ٹانگ پر ناچ رہا تھا۔ اینا بی بی کا کام پورا ہو چکا تھا، اب اس کا وہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ معصوم سی شکل بنا کر تیزی سے کچن کی جانب لپک گئی تاکہ دادی کی موجودگی میں وہ زرگام کو پانی کا گلاس پیش کر سکے۔ یہ چوٹ لگوا کیسے لی تم نے یار؟ میڈیکل باکس جہاں زیب کو پکڑاتے ہوئے اینا کا ہاتھ ذرا کی ذرا کانپا۔ زرگام نے اس کی اڑی اڑی رنگت دیکھ کر اسے ستانے کا ارادہ فی الفور ملتوی کر دیا۔ بس یار میں تیزی سے اٹھا تھا کہ اسپتال سے دیر ہو رہی ہے تو سامنے پڑی کرسی سے ٹکرا گیا۔ یہ اینا والے کام کب سے شروع کر دیے تم نے؟ ٹکرانے والے، کبھی کرسی سے ٹکرانا تو کبھی ستون سے ٹکرانا۔ ویسے یہ انگوٹھا اچھا خاصا کچلا ہوا لگ رہا ہے، کہیں تم دونوں مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ وہ یک بہ یک سنجیدہ ہو گیا تو دونوں کی سانس اٹک گئی۔ کیا مطلب؟ ہم کیا چھپائیں گے؟ جہاں زیب کی کھونچتی نظروں سے وہ کنفیوز ہو رہا تھا۔ زیب بھائی میں تو کچن میں تھی، ان کی چیخ کی آواز سن کر ہی آئی تھی۔ اینا نے بھی اٹک اٹک کر صفائی پیش کی۔ اچھا بچو، اس کا مطلب ہے کچھ دال میں کالا ہے، ورنہ صفائی پیش کرنا دونوں کا ہی وتیرہ نہیں۔ نہ بتاؤ، میں خود پتہ چلا لوں گا۔ وہ پرسوچ انداز میں انہیں دیکھتا اٹھ کر ہاتھ دھونے چلا گیا۔ دونوں بے خیالی میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ زرعی گل سریا سے ایک ٹوکری اٹھوائے ڈائننگ میں داخل ہوئیں۔ زرگام سٹپٹا کر دوسری جانب دیکھنے لگا جبکہ اینا جلدی جلدی چیزیں سمیٹ کر میڈیکل باکس میں رکھنے لگی۔ ہو گئی مرہم پٹی؟ معاف کرنا بیٹا، میں کسی کے زخم نہیں دیکھ سکتی اس لیے یہاں سے چلی گئی تھی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، وہ مؤدب بنا۔ آنٹی کس کو بولا ہے؟ اینا اور جہاں زیب مجھے دادی جان کہتے ہیں، تم بھی یہی کہو، سمجھے؟ زرعی گل نے اپنے مخصوص انداز میں اسے لتاڑا تو بیچارہ بوکھلا ہی گیا۔ جی ٹھیک ہے، سوری دادی جان۔ جہاں زیب کہاں گیا؟ اس کو گھوری سے نواز کر وہ اینا کی طرف متوجہ ہوئی۔ جہاں زیب یہاں ہے، اس نے آ کر اسے جواب دینے کی زحمت سے بچا لیا۔ اسپتال کے لیے ناشتہ دان باندھ دیا ہے، بنیامین کے لیے شہاب لے گیا تھا، دیکھ کر بتاؤ اگر کچھ کم ہے تو۔ بس ٹھیک ہوگا جو بھی آپ نے رکھوایا ہے۔ اینا تم بھی تیار ہو جاؤ، اسپتال سے ہو کر تمہیں یونیورسٹی چھوڑتا آؤں گا اور واپسی پہ پک بھی کر لوں گا۔ آج چھٹی کروں گا، رات کو سو نہیں سکا۔ آخری جملہ زرعی گل کے لیے تھا۔ اینا سر ہلا کر چلی گئی۔ تم دونوں آج پہلی بار ملے تھے؟ جہاں زیب نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے سرسری انداز اختیار کیا۔ دونوں کے سر نفی میں ہل گئے۔ زیب صاحب آپ کے ساتھ گیم ہو گئی لگتا، دو قریبی لوگوں کے حالات کا تمہیں پتہ ہی نہیں۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اینا تم یہ سامان خالہ کے کمرے میں لے جاؤ، میں ذرا زوگی کو ٹیٹنس کا ٹیکا لگوا کے لاتا ہوں۔ اینا نے شرمندہ سی نظر اس پر ڈالی۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر ذرا سا مسکرا دیا تھا۔ وہ دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی اور بآواز بلند سلام کیا۔ وہاں احد اور سعد کے علاوہ ایک اجنبی شخص بھی موجود تھا۔ اس نے سامان احد کو پکڑا کر سرگوشی سے تعارف مانگا۔ یہ میرے ابو ہیں، سجاول کرمانی۔ اس نے بھی آہستہ سے بتایا تو اس نے بغور انہیں دیکھا۔ وہ ایک وجیح شخص تھے اور کافی متین لگ رہے تھے۔ اماں جی کدھر ہیں؟ کون؟ خالہ؟ واش روم گئی تھی، بلکہ لیں آ گئی۔ وہ ان کی طرف بڑھ گئی، ان سے سلام دعا لے کر سیدھی سعدیہ کی طرف گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے آنٹی؟ اب کافی بہتر ہوں۔ اکیلی آئی ہو بیٹا؟ نہیں، زیب بھائی اور ان کے کزن بھی ساتھ آئے ہیں۔ کون سے کزن؟ احد نے پوچھا تو سعد کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ میرا خیال ہے ان کا نام زرگام ہے۔ او زوگی بھائی تھے، کدھر گئے وہ لوگ؟ وہ تھوڑا سٹپٹائی مگر بتائے بغیر بھی چارہ نہیں تھا۔ ان کے پاؤں پہ چوٹ لگ گئی تھی تو ٹیکا لگوانے گئے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں۔ احد جانے ہی لگا تھا کہ وہ خود ہی آ گئے۔ جہاں زیب نے سب کو مختصر احوال سنا کر اینا کو اشارہ کیا، ناشتہ چن دو، میں یونیورسٹی چھوڑاؤں تمہیں۔ احد اس کے ساتھ مدد کرنے لگا۔ کھپ گئی میری بچی، ہر طرف دوڑتی پھرتی ہے۔ خدیجہ کو اس پر ترس آیا۔ کوئی بات نہیں اماں جی، کون سا پہاڑ توڑ لیا ہم نے؟ آنٹی 1-2 دن میں ڈسچارج ہو جائیں گی انشاءاللہ، تو پھر کیوں آئیں گے ہم ہسپتال؟ آپ خدیجہ آپا کو اماں جی کیوں کہتی ہو بیٹا؟ وہ کنفیوز ہو گئی کہ کیا جواب دے۔ خدیجہ ہی اس کی مدد کو آئیں۔ یہ زرعی آنٹی کی پوتی ہے، وہ جو ہمارے ہمسائے میں رہتی ہیں، اور اچھا صدیقی صاحب کی بیٹی ہے جو باہر ہوتے ہیں۔ خدیجہ نے اس بات میں جواب دیا۔
ऐना उनके कोड वर्ड्स में होने वाली गुफ्तगू से बेचैन होने लगी तो उसने जहाँ ज़ेब को देखा वो उसका माफ़ियूज़ ज़मीर समझ गया। ऐना आप जाकर गाड़ी अनलॉक करो, मैं आता हूँ। वो चाबी पकड़कर बाहर निकल आई। अल्लाह ताला जी, ये क्या गोरख धंधा है। कॉरिडोर में खड़े होकर उसने आसमान की जाने बेबसी से निगाह की। मेरा दिल चाहता है मामा कभी डिस्चार्ज ना हो और आप यहाँ आती रहें। क्या मतलब है इस बात का? उसने चितवन तीखे किए। अभी तो मैंने कोई ऐसी बात की ही नहीं जिस पे आप चिराग पा हो रही हैं मिस ऐना। आपकी खुशनसीबी है कि मैं आपको चाहता हूँ। वो कहे जा रहा था और ऐना की पेशानी अर्क अर्क हो रही थी। उसके पाँव ज़मीन ने जकड़ लिए थे। कोई दनदनाता हुआ उनके सर पे आ खड़ा हुआ। साद ने मुड़कर देखा तो जरगाम की आंखों में खून उतरते देखकर उसके औसान खता हो गए। इससे पहले कि जरगाम कुछ कहता उसे अंदर से किसी ने पुकार लिया तो वो उस पर एक सख्त निगाह डालकर मुड़ गया। उसके मंजर से हटने पर साद अभी सुकून का सांस भी ना ले पाया था कि ऐना उस पर उलट पड़ी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की? आप में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो मैं खुद को खुश नसीब समझूं? अपनी हद में रहें प्लीज़, और आइंदा मेरा रास्ता रोककर मुझसे ऐसी बात करने से पहले 100 बार सोचिएगा। समझ गए आप? साद जो उसे बगौर देख रहा था इस गोशुमाली पर बेइख्तियार सटपटाकर इधर उधर देखने लगा। मुबादा कोई मतवज्जा तो नहीं। इत्मीनान होने पर दोबारा फार्म में आ गया। देखिए, मैं आपको पसंद करता हूँ, इसमें क्या बुराई है? इसमें सबसे बड़ी बुराई यह है कि आप महाचवल इंसान लगते हैं मुझे, इसलिए मैं आपको कभी पसंद नहीं कर सकती। एक आध बार के टकराव से ही आप मुझ पर लट्टू हो गए, ये है आपका म्यार। वाह वाह, मोहब्बत तो एक नज़र में हो जाती है मिस ऐना। उसने एक अदा से कहा तो ऐना को आग ही लग गई। मोहब्बत ना हुई ज़ुकाम हो गया जो ज़रा सा ठंडा पानी पीने से ही हो जाए। आपको मोहब्बत और ज़ुकाम में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता? साद को तो सदमा लग गया। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं इस बात पे माजरत नहीं करूंगी, बल्कि मुझे खुशी है कि मैं आपकी किसी उम्मीद पर तो पूरा उतर सकी हूँ। साद ने दिल ही दिल में लड़की की जीदारी को सराहा, मगर उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। क्यों, क्या कमी है मुझ में? हज़ारों लड़कियां मेरी लुक्स पर मरती हैं। पता नहीं कौन सी पागल मखलूक होती है जो सिर्फ लुक्स पर ही मर जाती है, आगा पीछा नहीं देखती। वो बाआवाज़ बुलंद पड़ बढ़ाई। आप ऐसा करें कि उन लड़कियों के साथ बाजमात चुल्लू भर पानी में डूब मरे ताकि धरती का बोझ किसी तौर तो कम हो। मशवरा मुफ्त हाजिर था। अब आप ज्यादती कर रही हैं। अरे, आपको तो फ़ख्र होना चाहिए कि एक अमीर कबीर और हैंडसम बंदा आपके पीछे पागल है। वो अपने आप को शहजादा गुलफाम से कम समझने को तैयार नहीं था। ऐना के चेहरे के जाविये बिगड़ते जा रहे थे। वो अब जिच आ गई थी। आप खुद को कौन सी फिल्म का हीरो समझ रहे हैं? उसने चिढ़कर पूछ ही लिया। फिल्म तो मैंने अभी कोई नहीं की, लेकिन अगर आप टीवी देखती हैं तो आपको इल्म होगा कि आजकल का टॉप क्लास हीरो मैं ही हूँ। अगर टीवी पर आप जैसे नमूने हीरो आ रहे हैं तो मैं जाहिल ही भली। वैसे भी मेरे पास इन खुराफात में पड़ने का ज़रा वक्त नहीं है। उसके अंदाज में मरूबियत का नामो निशान तक ना था। लेकिन आप मेरे ड्रामे ज़रूर देखें, आपको यकीनन पसंद आएंगे। उसने लजाजत से कहा, लेकिन मद्दे मुकाबिल भी ऐना थी जो साफ कोई से बात मुंह पे मारने की आदी थी। मैं आपके लाइव ड्रामे देख देख कर इतनी तंग आ चुकी हूँ कि अपना दिमाग मज़ीद ख़राब नहीं करना चाहती। आपके फजूल ड्रामे देखने से बेहतर है मैं फ़्रोज़न देख लूँ। कम से कम उसे देख कर दिल तो खुश होता है। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं, शादी के बाद सब अच्छा लगने लगेगा। ऐना ने उसे यूं देखा गोया उसका दिमाग चल गया हो। उसने गुस्से से पूछा, किसकी शादी? मेरी और आपकी। ए मिस्टर, आप होश में तो हैं? मैं आपको जितना नज़रअंदाज करने की कोशिश करती हूँ आप उतना ही सर चढ़े जाते हैं। मसला क्या है आपके साथ? मुझे अब आपसे चिढ़ होने लगी है। आपसे मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहती हूँ, अपने छिछोरपन की वजह से हीरो के बजाय आप विलन बन चुके हैं। वो ढीठ बना मुस्कुराता रहा जैसे ऐना के मुंह से फूल झड़ रहे हों। चलें, मुझे विलन बनना भी मंजूर है। आप हाँ तो करें मिस ऐना। आपको एक बार बात समझ नहीं आती क्या? वो चिल्ला पड़ी, लेकिन जगह का ख्याल करते हुए उसने अपने आप पर काबू पाया। आप भी तो बात नहीं समझ रही मिस ऐना। वो बाज नहीं आया। उफ, इंतहाई ढीठ शख्स हैं आप। खैर, इस बार मैं आपको आहत की वजह से माफ़ कर रही हूँ। दूसरे आंटी अस्पताल में है, लेकिन आइंदा ऐसा हुआ तो आपकी हड्डियाँ सलामत रहने की गारंटी मेरे पास नहीं होगी। स्कॉटलैंड के टॉप मार्शल आर्ट स्कूल की ब्लैक बेल्ट होल्डर हूँ। मुझे हल्का मत लीजिएगा मिस्टर साद करमानी साहब। सख्त सुस्त सुनाकर वो खटखट करती आगे बढ़ी और पीछे मुड़कर देखने की जहमत भी ना की। क्या क्या सुनना पड़ता है, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं किसी काम में हाथ डाल के। नतीजा हासिल ना वसूल। उसने झरझरी ली। सरगाम अभी अभी दोबारा बाहर आया था। वो ऐना की जुबान की धार और रफ्तार देखकर अंगुश्ते बददिनदार रह गया, लेकिन उसे सच्ची खुशी हुई कि यह लड़की किसी से दबती नहीं। साद के होंठ सीटी की शक्ल में सुकड़ गए। वो पलटा तो अपने पीछे जरगाम को देखकर बौखला गया।
मगर ज़रगाम ने यूं जाहिर किया जैसे उसने कुछ देखा ना सुना। उसने साद के कंधे पर हाथ रखकर अपने आप को मोतदल जाहिर किया, गो के उसके अंदर जवार भाटा उठ रहा था। उस वक्त से यहीं खड़े हो, अंदर आ जाते। साद ने टाइमिंग को दिल ही दिल में सराहा। बस यूं ही हवाखोरी कर रहा था। मैंने ऐना को भी यहाँ खड़े देखा था। तुम मुझसे कुछ कह रहे थे क्या? ज़रगाम ने टटोलती नज़रों से उसे देखा। नहीं, मैंने उससे क्या कहना था? वो खुद ही जाने क्या अनाप शनाप बोले जा रही थी। वजह? उसके यक लफ्ज़ी इस्तफसार पे वो गदरे गड़बड़ाया। मुझे क्या मालूम? या तो वो पागल है या फिर उसे हवाओं से लड़ने का शौक है, और तीसरी वजह तुम खुद हो सकते हो। मैं क्या कह सकता हूँ? उसने पहलू बचाया। मुझे पूरा शक है कि तुम उसे जानते हो। ज़रगाम बगौर उसके तासुरात जांचने लगा, मगर वो भी काइयाँ था, फ़ौरन मुकर गया। नहीं, मैं उसे नहीं जानता। खैर, मैं पता चला लूँगा, लेकिन तुम ना सही, मैं उसे जानता हूँ, और जहाँ तक मुझे उसका इल्म है वो तुमसे बिला वजह नहीं उलझ सकती। यकीनन तुमने उसे कुछ ना कुछ कहा होगा। तुम कैसे जानते हो उसे? साद मशकूक हुआ तो ज़रगाम के हाथ से तहम्मुल का दामन छूटने लगा। ये ज़र्री आंटी, ओ मतलब ज़र्री दादी की पोती है, जो ज़ेब के हमसाए में रहती है, और ऐना ज़ेब के घर बहुत आती जाती है। मैंने उसको पहली बार वहीं देखा था जब वो नई नई स्कॉटलैंड से आई थी, और ये 5 साल पुरानी बात है। ज़ेब के घर से अगला घर किसका है ये तो तुम जानते ही हो, या वो भी मैं बताऊं? उसका लहजा आपो आप सख्त हो गया। साद के चेहरे के नकूश तन गए। उसने अजीबोगरीब लहजे में कहा, खैर तो है ना, बड़ी मालूमात जमा की हुई हैं। ज़रगाम का उसके अंदाज पर यकदम तैश आया। बकवास बंद करो। मैंने अब जो कहा था वो शायद तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा, मगर मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा साद साहब, हर लड़की को अपने ड्रामे की हीरोइन मत समझ लिया करो। वो और लड़कियाँ होती हैं, 2 इश्किया डायलॉग झाड़ो तो वो पके हुए फल की तरह झोली में आन गिरती हैं। ऐना एक इज्जतदार लड़की है, और उस जैसी लड़की तुम्हारी फजूल बकबक खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिहाजा बेहतर है उसका पीछा छोड़ दो, समझ गए? उसका कंधा सख्ती से दबाकर वो अंदर मुड़ गया। एक पुरस्रार सी मुस्कुराहट ने साद के चेहरे का अहाता कर लिया। बड़ी पहुंची हुई चीज़ हो ज़रगाम साहब, ऐसे नहीं मानोगे। अपने आप को बड़ा छुपा छुपा के रखते हो, मगर मेरा नाम भी साद करमानी है बच्चे। मैं भी अब पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैं इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूँगा। वो ज़रगाम के कमरे में दाखिल होने तक उसकी पुश्त पर नज़रें जमाए सोचे गया। उसके नज़रों से ओझल होते ही मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करने लगा। तानिया, तानिया, सबीन शाह ने उसे बुतेरी आवाज़ें दी, मगर वो कानों में हैंड फ्री लगाए मोबाइल पर इतनी मसरूफ़ थी कि टच से मस ना हुई। उन्होंने करीब आकर उसे झंझोड़ डाला। ओहो मामा, क्या करती हैं आप? लेकर मुझे डिस्टर्ब कर दिया। मैं कुछ सोच रही थी। ये क्या नया तरीका निकाला है? हैंड फ्री लगाकर कौन सोचता है भला? सारी दुनिया से निराली है मेरी औलाद। क्या सोच रही थी? क्या परेशानी है तुम्हें? कुछ नहीं माम, मुझे क्या परेशानी होनी है, बल्कि मुझे तो आप परेशान लग रही हैं। उसने महारत से उनकी तवज्जो हटाई और मोबाइल पर तेज़ी से कुछ टाइप करने लगी। सबीन ने उसे मसरूफ़ देखकर आह भरी और अपनी सोचों का ताना बाना बुनने में गुम हो गई। शाहजी ने किस बुनियाद पर इतना बड़ा फैसला कर लिया? ज़रगाम से तानिया की शादी नहीं करनी तो फिर कौन है दूसरा? उनकी आंखों के सामने बड़े बड़े सवालिया निशान नाचने लगे। पहले महापारा बेगम ने अपनी ही बेटी का दिल उजाड़ दिया था, और अब शाहजी भी इस डगर पर चल निकले हैं। वो बेकरारी से उठ खड़ी हुई। तानिया ने नासमझी से सर उठाकर उन्हें देखा, लेकिन वो मतवज्जा नहीं थी। सीमा भले मेरी बेटी नहीं है, मगर पाला तो मैंने ही था। उसकी वीरान जिंदगी का मुझसे ज़्यादा कौन वाकिफ़ होगा? तो क्या अब मेरी अपनी बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा? क्या मैं सोफिया और निदा की बद्दुआएं लग रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबीन शाह का दिल घबराने लगा तो वो तेज़ी से बाहर निकल गई। तानिया ने हैरत से उन्हें जाते देखा और बेफिक्री से शाने उचकाकर दोबारा मोबाइल पर मसरूफ़ हो गई, ये सोचे बगैर कि वक्त की तनाबें उसके हाथ से छूट चुकी हैं। उसे अभी बहुत से अहम फैसले करना थे। उसने हमदानी को आगाह कर दिया था कि वो अब अपने फैसले खुद लेगी। वो उसके इस फैसले से बहुत खुश था और उसे सराह रहा था। ऐसे में तानिया को घर की बदलती फ़िज़ा का इदराक ही ना हुआ। वो मगन और मसरूफ़ थी। अनगिनत रंगों से मुज़य्यन दुनिया उसकी मुंतज़िर थी। अब उसको उन छोटे बड़े मसाइल में क्या दिलचस्पी होना थी? उसने बैरून मुल्क फ़िल्म की शूटिंग के लिए सफ़री दस्तावेज़ात तैयार करवा ली थीं, और ठीक 2 दिन बाद वो किसी को बताए बगैर मालदीव रवाना हो गई। तानिया की गुमशुदगी पे बहुत तहलका मचता, लेकिन वो ड्राइवर को ताकीद करके गई थी कि सबीन शाह को ज़रूर बता दे। सबीन शाह को शक हुआ कि तानिया शाह को कहीं से खबर मिल गई होगी, और उसने दिल बर्दाश्ता होकर यह कदम उठा लिया।
वो लाउंज में आकर सोफे पर ठहर गईं। उन्हें वो वक्त याद आने लगा जब अचानक महापारा बेगम ने अपने भाई से दावर और सीमा की शादी का फैसला तब्दील करवा लिया था। दावर बमुश्किल ए लेवल्स करके पाकिस्तान आया था जब उसकी ज़िंदगी का पांसा पलट गया और सीमा शाह के ख्वाब देखने वाले को सोफिया शाह का हाथ थमा दिया गया। उन्हें याद था वो यहीं बैठी थी और महापारा का फ़ोन उन्होंने ही उठाया था जिसने उन्हें मोहसिन शाह समझकर अपने तय खुशखबरी सुनाई थी। उसकी खनखनाती आवाज़ आज भी उनकी समाअतों में महफूज थी। मुबारक हो शाह जी, आज एक और हिसाब बेबाक हुआ। हमने दावर का रिश्ता आपकी भतीजी सोफिया शाह से तय कर दिया है। मेरा भाई तो फ़ौरन मान गया था, लेकिन आपके भाई को मनवाने के लिए सकीना भाभी की चादर फैलाना पड़ी, वरना उनको तलाक हो जाती। सबीन बमुश्किल महापारा को बता सकीं कि वो शाहजी नहीं है और फ़ोन बंद हो गया। उसी शाम सीमा शाह भागती हुई आई और फूली सांसें काबू करते हुए बाप से पूछा, बाबा, आप लोगों ने सोफिया की शादी तय कर दी है? हाँ बेटा, लड़के वालों ने 14 फरवरी की तारीख दी है। मोहसिन शाह का अंदाज शिकस्त खोरदा था। सबीन शाह ने शुक्र पढ़ा कि महापारा ने उसे नहीं बता दिया, यानी कुछ दिन तो वो खुश रह सकती थी। वो वहाँ से उठ गई। जो होने जा रहा था वो उनकी बर्दाश्त से बाहर था। इतनी करीब की तारीख, हमारी तैयारी कैसे होगी? वो हैरत की ज्यादती से चीख पड़ी। बस लड़के वालों को जल्दी थी, फिर तुम लोगों को भी वापस जाना है ना। हशाम शहराम की भी छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। वो लोग ज़रा रुक जाते तो क्या हो जाता। हैं कौन? मैंने तो किसी को आते जाते भी नहीं देखा। सोफ़ी भी अभी बहुत छोटी सी है, हार्डली 15 ईयर्स ओल्ड। उन लोगों को जाने क्यों इतनी जल्दी पड़ गई। सोफ़ी कहीं भागी तो नहीं जा रही? जल्द पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं। फ़िलहाल वक्त कम है, अपनी ख़रीदारी कर लो, फिर ना कहना कि ये रह गया और वो रह गया। मैंने सबीन को पैसे दे दिए थे, लेकिन तुम अलग से भी रख लो, ज़रूरत पड़ सकती है। उन्होंने निगाहें मिलाए बगैर बड़े नोटों की गड्डी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो उलझी उलझी सी सबीन के पास आई, जो मुलाजमिन को हदायत देने में मसरूफ़ थी। मामा, सोफ़ी की शादी कहाँ हो रही है? उसको जो उलझन तंग कर रही थी, बराह रास्त वही बात सबीन शाह से पूछ ली तो वो एक लहजे को गड़बड़ा गई, मगर मोहसिन शाह की तनबीह याद आते ही संभल कर उसे जवाब दिया। हसन भाई ने रिश्ता तय करने के बाद तुम्हारे पापा को बताया, मुझे खुद नहीं मालूम था। आज सुबह उन्होंने बताया और साथ पैसे भी दिए कि सब बच्चों को ले जाकर ख़रीदारी कर लो। मगर हैं कौन लोग मामा? उसकी सुई वहीं अटकी थी। मेरी जान, तुम्हें तो पता है शाहजी जो बात ना बताना चाहे उनसे उगलवाना मुश्किल है। ऐसा करते हैं, शॉपिंग से वापसी पे हसन भाई की तरफ जाएं और तहनीत भाभी से सारी मालूमात ले लेंगे, ठीक है? उन्होंने उसे टाला। वो उसे आने वाले दुखों से हर मुमकिन तरीके से बचाना चाहती थी, मगर नहीं जानती थी कि अब यह मुमकिन नहीं रहा। जब वो ख़रीदारी करके वापस आए तो सैयद हसन शाह और तहनीत हसन उनके घर से निकल रहे थे। तहनीत हसन ने सीमा शाह को खसूसी तौर पर पास बुलाकर उसकी पेशानी चूमी और अपना एक कंगन उसकी कलाई में डाला। सबीन शाह को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। बेशक वो मियाँ बीवी सीमा शाह से प्यार करते थे, लेकिन उनका रवैया आज गैर मामूली था। उनकी छठी हिस्स पुकार पुकार कर इशारे दे रही थी, क्योंकि मोहसिन शाह उनको रुखसत करने के लिए बनफ्से नफीस मौजूद थे। हालांकि वो ऐसे तकल्लुफ़ात में पड़ने के कायल नहीं थे, फिर भी उन्होंने कुछ पूछने से गुरेज किया, मुबादा उनके बदतरीन खदशात दुरुस्त साबित हो जाएं। मेहमानों को रुखसत करके सब लाउंज में आ बैठे। खैरियत से आए थे भाई भाभी? मेरा और सीमा का प्लान था आज वहाँ जाने का। उन्होंने बात का सिरा पकड़ने की कोशिश की। अब कोई ज़रूरत नहीं तुम लोगों को वहाँ जाने की। क्यों बाबा, वो आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? सीमा टिटकी। हम जा सकते हैं, सिर्फ तुम नहीं जा सकती, उन्होंने इत्मीनान से जवाब दिया। मगर क्यों? वैसे आज ताया अब्बू और ताई अम्मा को मुझ पर बहुत लाड आ रहा था, है ना मामा? लाड इसलिए आ रहा था कि मैंने तुम्हारा निकाह तय कर दिया है हशाम के साथ। रुखसती उसकी और तुम्हारी तालीम मुकम्मल होने के बाद होगी। सीमा शाह के सर पर छत आ गिरी। मेरा निकाह और वो भी हशाम भाई के साथ? ये क्या मजाक है? मैं दावर के सिवा किसी से शादी नहीं करूँगी। आपने ऐसा क्यों किया पापा? वो कुरलाई। मैं तुम्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता सीमा, बेहतर यही है कि तुम इस हकीकत को तस्लीम कर लो। तुम्हारी शादी सिर्फ़ और सिर्फ हशाम से होगी, समझ गई? मगर आपने मेरा रिश्ता दावर से खुद जोड़ा था, वो चीखी। मैंने नहीं, तुम्हारी माँ ने जोड़ा था और उसी ने तोड़ दिया। ये बात अब तुम अपनी माँ से पूछना कि उसने ऐसा क्यों किया। सबीन शाह को इतना सदमा हुआ कि वो कुछ बोल ही ना पाई। मोहसिन शाह ने मशवरा करना तो दरकिनार, उन्हें बताना भी मुनासिब नहीं समझा था। उस औरत ने सोचा होगा कि दावर से रिश्ता टूटेगा तो मेरी बेटी को कोई पूछेगा भी नहीं, मगर यह उसकी भूल थी। मैंने एक बार ही भाईजान से मुद्दा बयान किया और वो अपने बेटे से पूछे बगैर आकर ये रिश्ता पक्का कर गए। वो फ़ख्रिया अपना कारनामा बयान कर रहे थे। सबीन शाह इतनी शल हो चुकी थी कि सीमा शाह को तसल्ली भी ना दे सकी, जो टुकर टुकर बाप को देखे जा रही थी।
सबीन शाह उस वक्त आबदीदा थी तो आज भी रो रही थी। उस वक्त महापारा के हिज़यानी कहकहे सुनकर उन्हें गंदी घरेलू सियासत से घिन आई थी और आज मोहसिन शाह के फैसले से उन्हें दौलत से नफरत हुई। वो सौतेली होकर भी जालिम न बन सकी। महापारा ने सगी होकर भी सफाकी की हद कर दी। उसने एक शख्स से इंतकाम लेने की खातिर न सिर्फ अपनी बेटी का दिल उजाड़ दिया बल्कि अपने सगे भतीजे की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। उस वक्त उन्हें सीमा के लिए रोना आया था, आज वो तानिया के लिए रो रही थी। आज तहनीत हसन बिलाखिर अपनी नंद सादिया की अयादत के लिए वक्त निकालने में कामयाब हो ही गई। इससे पहले वो खड़े खड़े खैरियत दरियाफ्त करके वापस चली जाती थी, लेकिन आज सादिया ने डिस्चार्ज हो जाना था तो उनका इरादा खदीजा बेगम को घर भिजवाकर उसकी तीमारदारी करने का था। मामा खाला जान को ये ऐना आपी के बर्तन ही पकड़ा देती, इतने दिन से इधर ही रुल रहे हैं। आज मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है, इतने दिन से गैर हाजिरी लग रही है। जाकर दरख्वास्त ही दे आऊँ, क्योंकि जब तक आप चलने फिरने के काबिल नहीं होंगी मुझे आपके पास घर पे रुकना पड़ेगा। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही तहनीत हसन के कान में आहत की आवाज़ पड़ी, जो बिखरे बर्तन समेटता माँ से मुखातिब था। साथ ही उन्हें गैर इरादी तौर पर वो खूबसूरत नाजुक अंदाम और मासूमियत का पेकर कदरे शोखो लापरवाह सी लड़की याद आ गई जो उस दिन उनके घर आई थी। माशाल्लाह, क्या भला सा नाम था उसका, उसी की तरह दिलकश। वो रुक कर सोचने लगी, लेकिन मुझे उसका ख्याल क्यों आ रहा है। उन्होंने सर झटक कर उन ख्यालों से पीछा छुड़ाने की कोशिश की। इधर सादिया बेगम कह रही थी, आपा के पास पहले ही सामान ज़्यादा हो गया था और ऐना पहले मतवातर आती रही थी, अब काफ़ी दिन से जाने क्यों नहीं आई। वो मुझसे फ़ोन पर ही आपकी खैरियत दरियाफ्त कर लेती हैं। हर बंदा अपने कामों में मसरूफ़ होता है और ऐना आपी के सर पर पहले ही इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। हाय, उस बच्ची पर कौन सी जिम्मेदारियां आन पड़ी। सादिया बेगम हैरान हुई। तहनीत हसन भी हमतन गोश हो गई। वो अपनी दादी जान के साथ अकेली रहती हैं। आपको बताया था ना, वो पढ़ने आई हुई हैं और आजकल तो उनका यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उसने बर्तन टोकरी में तरतीब देते हुए माँ को तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने सर हिला दिया। अब खाला वापस आ जाएं, फिर मैं यूनिवर्सिटी जाते हुए उनके बर्तन भी देता जाऊंगा और साथ शुक्रिया भी अदा कर दूंगा। ठीक है ना मामा, तुम रहने दो, तुम्हें लंबा चक्कर पड़ेगा। ज़ेब से कहूँगी वो ले जाएगा। वो बताकर गया है कि डिस्चार्ज होने तक आ जाएगा और घर भी वही छोड़ेगा। नहीं, मैं खुद ले जाता हूँ। ज़ेब भाई भी घर, ऑफिस और अस्पताल के दरमियान घन चक्कर बने हुए हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं ठीक हो जाऊँ तो फिर मैं भी ऐना के घर जाऊँगी शुक्रिया अदा करने। वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी है। उनकी आखिरी बात से तहनीत बेगम को अपनी सोचों का सिरा मिल गया, लेकिन अगला ख्याल आते ही दिल महसूस कर रह गई। खुद को लायानी सोचों से आज़ाद करते हुए वो कमरे में दाखिल हुई। बाआवाज़ बुलंद सलाम किया और अपने साथ लाए हुए फलों और जूस के थैले आहत को पकड़ा दिए। मामी, ये किस लिए ले आई आप? आज तो हम घर जा रहे हैं। अरे तो घर चले जाएंगे साथ, घर जाकर फल खाना मना थोड़ी ना हो जाता है। उसे झाड़कर वो सादिया के करीब जा बैठी। भाभी, आज तो लगता है आप फुर्सत निकाल कर डेरा जमाने आई हैं। सादिया ने सलाम का जवाब देते ही उन्हें छेड़ा। क्या बताऊं सादी, मैं रोज़ सोचती आज तुम्हारे पास रहूंगी, कल रहूंगी, मगर तुम्हारे भाई साहब की तबीयत गड़बड़ चल रही थी। पता नहीं किस बात की टेंशन ले रहे थे कि बीपी कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वो बताते हुए फिर उदासी की जद में आने लगी। आहद ने फ़ौरन उन्हें संभाला देने की गर्ज से सवाल कर डाला। अब ठीक है मामू जी? हाँ बच्चे, आज वो थोड़ा बेहतर थे तो ऑफिस चले गए। ये भी ज़रगाम का ही मशवरा था कि बाबा साहब घर बैठकर फालतू बातें सोच सोच कर खुद को बीमार कर रहे हैं, इसलिए बेहतर यही है कि इनको ऑफिस जाना चाहिए ताकि इनका ध्यान बटे। बल्कि वो खुद छोड़ने गया था। इधर वो लोग निकले, उधर मैं तैयार होकर यहाँ आ गई ताकि खदीजा को घर भिजवाकर खुद तुम्हारे पास ठहरूं, मगर वो तो गालिबन घर चली गई है। उनके एक सांस में बताने पर आहत के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभर आई। हाँ, आपा थोड़ी देर पहले ही घर गई हैं। कुछ सामान भी साथ ले गई कि इकट्ठा एक बार में ले जाना मुश्किल होगा। 1-2 घंटे तक वापस आ जाएंगी। आहत था ना मेरे पास। अरे आहत, तुमने शायद यूनिवर्सिटी जाना था ना? जाओ बच्चे, मैं यहीं हूँ सादी के पास। फहद शुक्र मनाता टोकरी उठाने लगा तो उन्होंने टोक दिया। इसे रहने दो, ये मैं ले जाऊंगी। उनका घर मेरी लेन में ही है, तुम्हें उल्टा चक्कर काट कर जाना पड़ेगा। वो तशक्कुर से उनको देखता दोनों ख़वातीन को अल्लाह हाफिज़ कहा और चल दिया। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद उन्होंने पलंग पर बैठकर गाँव तकिया से टेक लगाते हुए आरामदेह अंदाज में नशिस्त इख्तियार की तो सादिया बेगम समझ गईं वो लंबी गुफ्तगू के मूड में है। उस दिन सजावल भाई किस वक्त आए थे? माजरत, इतने दिन तक भागम दौड़ी में आती थी तो तफसीली बात नहीं हो पाई थी। उस दिन से उनके जहन में ये सवालात कुलबुला रहे थे, क्योंकि उनके घर जाने तक सजावल करवाने का अता पता नहीं था और उनका मोबाइल भी बंद जा रहा था। वहाँ मौजूद सब लोगों वक्तन फ़वक्तन कोशिश करते रहे थे।
آپ لوگوں کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد آئے تھے، سعدیہ بیگم نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ تو ان کو کسی نے بتایا تک نہیں تھا؟ سعدیہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا تو تہنیت بیگم کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ہم لوگ تو کافی لیٹ گئے تھے، شاید 11:30 کے لگ بھگ۔ سجاول بھائی 8 ساڑھے 8 تک چیمبر سے آ نہیں چاہتے؟ وہ اس دن 8 بجے ہی آ گئے تھے، لیکن ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ آپ کو تو پتا کہ ملازمائیں 7 ساڑھے 7 تک چلی جاتی ہیں، تو کون بتاتا انہیں؟ کیوں سویرا گھر پہ نہیں تھی؟ سعدیہ بیگم چپ رہیں۔ مجھے اصل بات بتاؤ سعدی، یہ ہمارے خاندان میں کیا چل رہا ہے؟ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا دوسرا اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ سعدیہ بیگم نے سرد آہ بھری۔ کیا بتاؤں بھابھی جان، یہ سب کچھ تب شروع ہوا جب کچھ مہینے پہلے سیما ہمارے گھر گئی تھی۔ آپ کو اس کی سویرا سے دوستی کا تو علم ہے ہی۔ تہنیت بیگم نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے سعدی؟ یہ ٹھیک ہے کہ یہ شادی سیما کے ایما پر ہوئی تھی، مگر سب سیٹ چل رہا تھا۔ ہاں بھابھی جان، سب ٹھیک تھا، لیکن خیر تب سیما کے موبائل سے کریڈٹ ختم تھا تو اس نے سویرا کے نمبر سے مہاپارا بھابھی کو کال کی۔ اس کے بعد ان کی کالز کا تانتا بند گیا۔ پہلی بار جب انہوں نے سویرا سے رابطہ کیا اس نے مجھے بتا دیا تھا۔ پھر وہ اکثر فون کرنے لگی اور اس کے بعد سے سویرا کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے سویرا کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ تمہاری اولاد نہیں ہے، اس لیے تمہاری کوئی ویلیو نہیں۔ یہ لوگ جلد ہی اسد کی دوسری شادی کروا دیں گے۔ اس کے ماموں کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ 2 آن دی ریکارڈ شادیاں اور ان گنت خفیہ افیئرز۔ کوئی رگ تو اسد میں بھی ہوگی ہی، وہ بھی پھسل سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باتیں کر کر کے انہوں نے سویرا کا دماغ خراب کر دیا۔ اسے لگنے لگا کہ میں اس کی دشمن ہوں، اس لیے وہ مجھے موقع بے موقع ذک پہنچانے کی کوشش میں رہنے لگی۔ ہاں تو یہ بھی سویرا نے کیا ہے؟ تہنیت حسن شاک کی کیفیت میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہاں، ملازمہ نے احد کو بتایا کہ میں نے چھوٹی باجی کو صرف والا پانی کچن میں ڈلواتے دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی کچن اچھی طرح صاف کر کے نکلی تھی۔ میں نے ان سے کہا بھی باجی کچن گندا نہیں ہے، تو وہ مجھے ڈانٹنے لگی کہ تم لوگ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتے، اس لیے مجھے مجبوراً فرش دوبارہ سے دھلوانا پڑ رہا ہے۔ میں تھک ہار کر پیچھے ہٹ گئی، پھر بھی میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے کہا کہ فرش پر پانی صحیح سے ڈالیے گا، کہیں کوئی پھسل نہ جائے، مگر باجی نے مجھے وہاں سے بھگا دیا۔ ملازمہ شاید میرے کمرے کی جھڑائی کر رہی تھی جب میری چیخیں سن کر وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ اسی نے سب کو فون کیا، کیونکہ سویرا نے تو زوردار دستکوں کے باوجود دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کو سارے ہنگامے کی خبر ہی نہ ہوئی ہو، مگر وہ پھر بھی کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ وہ تکلیف دہ وقت یاد کر کے سعدیہ بیگم کو نئے سرے سے رونا آ گیا۔ تہنیت حسن بھی آپ دیدہ ہو گئیں۔ انہوں نے سعدیہ بیگم کو تسلی دینے کی خاطر گلے لگا لیا۔ جب وکیل صاحب آئے اور انہوں نے میرا پوچھا کہ آپ کی ماما کدھر گئی ہیں، تو وہ صاف مکر گئی کہ مجھے تو ماما کبھی بھی بتا کر ہی نہیں جاتی۔ وکیل صاحب کا موبائل چارجنگ پر لگانے کے بہانے لے کر آف کر دیا۔ تہنیت حسن کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اللہ اللہ، میں کیا کہوں اب؟ سعد شوٹنگ کی وجہ سے شہر سے باہر تھا۔ جب وہ رات گئے گھر پہنچا اور اس نے اپنا موبائل چارجنگ پر لگا کر آن کیا، تب اس نے پیغامات پڑھے۔ اس نے باپ سے میری چوٹوں کی وجہ اور نوعیت پوچھی تو وہ لا علم نکلے۔ انہوں نے سویرا کو لائن حاضر کر لیا، تب اس کی پول کھلی۔ پھر سعد نے کال کر کے پوچھا اور فوراً باپ بیٹا یہاں پہنچ گئے۔ تہنیت حسن کے دکھ کی انتہا نہ تھی۔ وہ سعدیہ بیگم کو تسلی دینے کے الفاظ ڈھونڈتی رہ گئیں۔ سعدیہ بیگم آنسو پونچھنے لگی۔ سنتے تھے دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے اپنے ساتھ ایسا ہوگا یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ سویرا گھر پر ہی ہے؟ نہیں، صبح ہوتے ہی وہ یہ کہہ کر ماں کے گھر چلی گئی کہ جب تک الگ گھر نہیں ملتا یہیں رہوں گی۔ اسد کیا کہتا ہے؟ اس کو ہم نے کچھ نہیں بتایا۔ وکیل صاحب تو اسی وقت اسے کال کرنے پر تل گئے تھے کہ اس کو اپنی بیوی کے کرتوت پتہ ہونے چاہیے، مگر میں نے بڑی مشکل سے روکا کہ میرا بچہ پردیس میں پریشان ہوگا۔ اب کہاں ہے وہ اور کب تک واپس آئے گا؟ وہ بینکاک میں ہے اور اسے آنے میں ابھی 1 ہفتہ لگے گا۔ اگر سویرا نے پہلے ہی لگائی بجھائی کر دی تو؟ ہاں، اس سے خیر کی امید تو نہیں، مگر دیکھو کیا بنتا ہے۔ تہنیت حسن کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ اسپتال کے اس کمرے میں دل فگار خاموشی رقص کرنے لگی۔